यह कहानी एक ऐसी बहू के ऊपर आधारित है जो अपने परिवार के लिए तो सब कुछ करती थी, लेकिन उसका परिवार उसके लिए कुछ भी नहीं करता था। ऐसे में उसने एक ऐसा बड़ा स्टेप लिया जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। संजना बेहद खुश थी। मायके जो जाना था आज, सुबह से जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो। चूंकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी भी रात नहीं बिता पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि उसका मूड खराब हो ही जाता। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी, पर हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से दिक्कत तो ज़रूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी संजना मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ ना कुछ नाटक ज़रूर कर देती, चाहे जाते वक्त या लौटने के बाद। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था। वो जब भी जाती महीने भर से पहले नहीं लौटती। लेकिन जब संजना को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना, मिल आना सबसे। नतीजा यही हुआ कि वो एक दो दिन कभी रुक पाती और महीने भर तो शायद कभी भी नहीं रुक सकी। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी? दीदी, एक हफ्ता रुकने की सोच रही हूँ। संजना ने डरते हुए कहा, अरे एक हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अंशु के पेपर भी स्टार्ट हैं। तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी? और फिर काम करूँगी या अंशु की तैयारी करवाऊँगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना तो रुक जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। संजना का मुंह उतर गया और मन ही मन सोचा, फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी को देखा और सास सब समझ गईं। बोली, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन कहे, वरना जब मन हो तब आना। वो जानती थी कि संजना लौट ही आएगी। उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ में, ज़रूरत में साथ देने वाला है। वो अपने स्वभाव के विपरीत कभी नहीं जाएगी। और फिर पति भी कभी उसका साथ नहीं देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन को जाएगी ही। वो औरतें बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता है। संजना मायके आ गई। वह बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल खिल उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, बुआ इस बार तो एक हफ्ते रुकोगी ना? संजना ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे उस बच्ची से। खैर, उसने जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर हर बुरे विचार को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही है भारतीय बहुओं के लिए। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और बातों में और माँ के हाथ के पकवानों को खाने में तथा भाभी के संग बातों को की खुमारी में निकल गया। भैया और पापा के आ जाने पर रात के खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। उस पर अगर पतिदेव का फ़ोन न उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती थी कि हर वक्त लड़ाई होगी पति से। वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फ़ोन उठाने का भी वक्त नहीं, तुम वहाँ जाकर सब भूल जाती हो। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। संजना को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि ना जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगी, जेठानी जी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया। पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया, चली आओ, भाभी को भी यहाँ ज़रूरत है तुम्हारी। पति की बातों को सुनकर संजना का दिमाग सन्न हो गया, क्योंकि रोहित उसका पति था। पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभावों को नहीं समझा, उसके दृष्टिकोण को नहीं देखा, ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाह से देखा करता। उसे लगता था कि संजना ससुराल में खुश नहीं है। संजना जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा। शायद इसलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? ऊपर से रोज जब भी पति से बातें होती वह हमेशा व्यंग करते कि और 56 भोग मिल रहा होगा वहाँ, या तुम्हारा मन भर रहा है? यहाँ तो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ अपने पिताजी के घर ना तो तुम्हें कोई सुख मिलता है ना सुविधा, फिर भी वहाँ जाने के लिए मरती रहती हो। अब संजना उसे कैसे समझाए कि अपना घर होता है और पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवारें भी हर लड़की को प्रिय होती हैं। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने संजना छत पर गई तो अपनी बचपन की सखी शिखा को देखा। वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सखियों ने एक दूसरे को देखकर खिल उठीं। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भागकर वो नीचे आई। तब तक शिखा उसके घर का दरवाज़ा खोल रही थी। दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में संजना ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। शिखा का मुंह बन गया। क्या यार, 3 साल बाद मिले हैं हम और तू आज ही चली जाएगी?
यार मैं जल्दी मायके नहीं आती और जब भी आती हूँ तू अपने ससुराल में रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भागी जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा। अरे अब क्या बोलूँ, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। संजना ने उदासी से कहा। हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिरौरी करो, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ, कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, ये मेरे ससुराल की रीत है। और ऐन वक्त पर कोई काम निकल आना वगैरह वगैरह बहुत सारे नाटक हैं। शिखा ने कहा। ये तेरे ही नहीं, मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए बता भला। अरे तुझे शालू याद है, वही शालू जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात में डरती थी, चैप्टर याद करके सुनाने तक में। वो कल मुझे मिल गई मार्केट में, क्या बदल गई है यार वह, शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहनने, करीने से बाल कटाए, स्मार्ट सी लग रही थी और एक हम है बहन जी बनकर रह गए हैं ससुराल में। यह ना पहनो वह ना पहनो, सबके खुशी के चक्कर में हम सब ने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि शिखा कैसी हो गई है तू, कहाँ हमारी स्मार्ट शिखा थी और कहाँ 5 गज की साड़ी लपेटे तू, लग ही नहीं रही कि तू वही शिखा है। शिखा ने दुखी होकर कहा। अच्छा और क्या बोली, संजना ने उत्सुकता से पूछा। पूछने लगी थी कि कब आती हो मायके, मैंने कहा बहुत कम। उसने कहा तो आंटी अंकल को ससुराल बुला लिया करो, उनका भी जी बहल जाया करेगा। तो मैंने कहा कहाँ, किसी को बुलाओ तो मायके से कोई आया नहीं कि सबका मुंह बनने लगता है ससुराल में। अगर 1 से 2 दिन रुक भी जाए तो सांप लौट जाते हैं सबके दिल पर। मैं तो जल्दी किसी को बुलाती नहीं। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, क्या वो तुम्हारा घर नहीं है कि वहाँ तुम्हारे घर वाले आकर रुक नहीं सकते। मैं तो ससुराल में बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बोलो मत हंसो मत। हद है यार, हम कठपुतलियाँ हैं क्या कि सब कुछ उनकी डोर बंधी उंगलियों के हिसाब से करें। मैंने पूछा शालू, तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, पति क्या बोलेंगे। उसने कहा लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वो समझते हैं तुम्हारी खुशी तो ठीक है, वरना उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। पति हमेशा चाहते हैं कि पत्नी को दबा कर रखें और फुल टाइम नौकरानी के जैसा ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम न घुटे, सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म। इसलिए खुद को पहले महत्व दो। और सच कहूँ तो संजना, मुझे भी शालू की बात सही लगी कि हम सब खुद को भूल ही गए हैं, हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। संजना मुंह फाड़े गौर से शिखा के मुंह से शालू की बातें सुन रही थी। उसे आश्चर्य था कि वो सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे लगा मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व नहीं दिया। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर, खौलते पानी में उबलते बुलबुलों की तरह। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। शिखा ने कहा, तब क्या सोच रही हो यार, जाओगी घर या नहीं, या फिर मना कर दोगी पति को आज शाम आने से। देखती हूँ, कहकर संजना सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। शिखा ने उससे विदा ली और संजना को एक नए मंथन में उलझा दिया। दिन भर संजना कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। और संजना के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद अभी कभी भी फूट सकता था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी। पिछले 2 सालों से जो करती आई है, उससे इतर नया रूप कैसे ले ले। संजना कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वो क्या थी और क्या बन गई। रोहित भी आ चुके हैं, काश मैं पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं, अगर मना किया तो वह नाराज़ हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में किसी ने मेरे कान भर दिए। एक तो वैसे ही रोहित मायके के प्रति उदासीन थे, यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। जाने क्या क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ बुआ, फूफा जी आ गए। हाँ आई बेटा, तुम चलकर बैठो, कहकर संजना शून्य दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और रोहित को देखकर शांत पड़ गई। रोहित पानी पी रहा था। उसे यूं ही देखकर वो थोड़ा क्रोध में आ गया। ये क्या संजना, तो अभी तक घर के कपड़ों में हो, चलना नहीं है क्या। रोहित के दिमाग में कहीं से भी यह नहीं आया था कि उसे नहीं चलना और वह मना कर देगी। अब मैं आया हूँ तो झक मारकर उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही होता आया था। किंतु इस बार शायद मंथन मन पर भारी हो गया था और उबलते पानी में जैसे ढक्कन को हटा देने की ताकत होती है, उसी तरीके से मन के गुबार ने अब होठों से शब्द निकालने का साहस बटोर लिया है। रोहित ने धीरे से कहा, यह क्या है, तुम तैयार नहीं हो, चलना नहीं है क्या। हाँ नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी, वहाँ क्या जेल में रहोगी, जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन नहीं होता फिर भी करना पड़ता है ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं है, आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो संजना, सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने कभी नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी।
माँ पकौड़ों की प्लेट लेकर आती ही दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। रोहित की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ? संजना अचानक क्या बोलने लगी? लड़की के पिता और माँ सदैव अपनी लड़की से यह आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। सब कुछ संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल भी नहीं पाती। कहते हैं ना कि ब से बोल दो तो बदतमीज और स से सहते रहो तो संस्कारी। तो आगे संजना के साथ क्या हुआ? क्या वह अपने पति के साथ उसके घर गई या उसने अपने जीवन को नई दिशा दी? अगर आप आगे यह कहानी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं संजना के साथ क्या हुआ, तो आप इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि इसका आगे का पार्ट आप आसानी से देख सकें। धन्यवाद।